हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रुचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे आपको सी एस ई ई टी के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस एम सी क्यूज़ भी अवेलेबल है। तो अगर आप सब लोगों ने वो सब नहीं देखा तो किस बात की देरी हो रही है। आप लोग को वो सब कुछ देखना चाहिए ताकि आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज़ हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सको। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के पार्ट 2। मतलब हमारा जो पेपर 4 है करंट अफेयर्स, उसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है जिसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस डाल दिए, तो वो भी आपको देखने हैं। साथ ही साथ मैंने लीगल अफेयर्स प्लस फाइनेंशियल अफेयर्स के भी क्वेश्चंस डाल रखे 200। तो वो सब कुछ अगर नहीं देखा तो किस बात की देरी है यार, जाके देखो। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 हमारा जो है इंटरनेशनल अफेयर्स का पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस। 50 तक ऑलरेडी डल चुके हैं, तो आज हम 51 से लेके 60 तक पढ़ेंगे, 100 तक पढ़ेंगे। Who won the Best Actor Award in 9th edition of SAG Film Festival? किसने बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था? मून सेन, रानी मुखर्जी, रिद्धि सेन या प्रीति जिंटा? इनमें से किसको फिल्म फेस्टिवल साग में जो है बेस्ट अवार्ड मिला था? तो किसको मिला था? सॉरी, रिद्धि सेन को। किसको मिला था? रिद्धि सेन को मिला था। ठीक है, और ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है कि सार्क कुछ कंट्री है। ठीक है, तो उन लोगों ने ग्रुप बना रखा है। अगर उनका एक फिल्म फेस्टिवल हुआ तो उसमें सबसे बेस्ट अवार्ड किसको मिला? रिद्धि सेन को। नेक्स्ट, हु वॉन द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और नगर कीर्तन मूवी? मतलब सबसे ज़्यादा, ओ सॉरी, तो आंसर ही आ गया। ठीक है, नगर कीर्तन मूवी का बेस्ट ओरिजिनल स्कोर किसको मिला था? कौशिक गांगुली, रिद्धि सेन, अनुभव सिन्हा और प्रभु बुद्धा बनर्जी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने देख ही लिया है, तो आंसर डायरेक्ट ही बता देते हैं। तो किसको मिला था ये ओरिजिनल सोर्स का स्कोर नगर कीर्तन मूवी का? तो प्रभु बुद्धा बनर्जी। G20 कंट्रीज़ है, ये 20 कंट्रीज़ थी। अब इन लोगों ने क्या किया था, 20 कंट्रीज़ से मिल के ये बोला था कि हम अपनी कंट्रीज़ का एनवायरमेंटल बनाएंगे, अर्थ सुमित बनाएंगे, जिसमें हम ओजोन जो हो रही है, हमारी डिप्लीशन हो रही है, उनको बचाएंगे। तो ये 20 कंट्रीज़ थी, इसलिए ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ के लिए इसको लिखते हैं G20 सुमित। तो इन लोगों ने ग्रुप बनाया था ताकि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। तो ये कब हुआ था? 18th सेंचुरी में हुआ था, 16th, 17th या 19th? और आंसर बहुत इजी है, तो देख लेते हैं। तो 17th में हुआ था ये। ठीक है, ये G20 जो सुमित बना था वो। नेक्स्ट, बिम्सटी, BIMSTEC स्टैंड फॉर क्या होता है इसका मतलब? और सीधा फुल फॉर्म लर्न करो, क्योंकि आप लोग के इतने सारे फाइनेंशियल अफेयर्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, हर चीज़ के बारे में जानने बैठोगे तो सिर्फ यही पेपर कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी स्कीम टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एनर्जी कोऑपरेशन, या नन ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है और सिंपल इसको यहीं पे याद करनी है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड किसके मेंबर हैं? बिम्सटी, सार्क, G20 या G17? ठीक है, तो चेक करते हैं। इसके हैं बिम्सटी के। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जो था टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो सब साथ। ठीक है, तो उसके मेंबर ही हैं।
मेमार वॉज इंट्रोड्यूस इन बिम्सटी, मेमार कब आया था इसके अंदर? 22 नवंबर 1998, 22 दिसंबर 1998, 22 दिसंबर 1999 या 22 नवंबर 1997? चेक करते हैं। तो कब आया था ये? 22 दिसंबर 1999। गाइस एक बात और, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ वो थोड़ा स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चंस कवर करने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि आप लोग एक बार पूरी वीडियो देखो, क्वेश्चंस को समझो, फिर दोबारा वीडियो देखो और उस वीडियो में आप क्वेश्चन के आंसर खुद देखने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर करके। आंसर सही आ रहे इसका मतलब आपकी रिकवरी हो रही है, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। और नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो दोबारा वीडियो देखो तो समझो चीज़ों को। और ये तो जर्नल नॉलेज जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर है, जितनी बार सुनोगे उतनी अच्छी हो जाएगी। What are the sectors in which BMST is the last 1997 की? कौन से सेक्टर से सबसे ज़्यादा डील करती है? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरी या ऑल ऑफ द अबव? तो चेक करते हैं। तो ये सबसे डील करती है। एक्चुअली में क्या होता है, ये भी कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो मिला के अपना ये सारे सेक्टर्स सेम करती है, ताकि क्या होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम ना हो, करेंसीज़ में प्रॉब्लम ना हो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, इजीली एक्सचेंज हो जाती है करेंसीज़ भी यहाँ पे। द फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन आर, प्लानिंग कमीशन क्या था? जो 5 ईयर प्लान्स बनाता था। 1951 से प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाया जा रहा है। तो उनका क्या एम था? अभी तो बंद हो गया है, नीति आयोग आ गया है, ठीक है। डिटरमाइन इम्प्लीमेंटेशन मेट्रोलॉजी एंड आइडेंटिफाई रिसोर्सेज कांस्टेंट। अलॉट मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटेशन मेट्रोलॉजी मतलब कि जो बोला है वो करना ही है, मतलब बोला है अगर एग्रीकल्चर में अच्छा करना है तो करना ही है। अलॉटेड प्लान रिसोर्सेज एंड फॉर्मुलेट प्लान एंड प्रोग्राम फॉर एरिया डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेज भी देना है और उसको डेवलप भी करना है। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव? देखते ही पता चल रहा होगा आप लोगों की क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं अगर नहीं भी पढ़ के आए तो दोनों है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द क्लोजर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, कब बोला था कि हम प्लानिंग कमीशन को बंद करेंगे और उसकी जगह लाएंगे नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग आया था, उसके बाद उससे पहले प्लानिंग कमीशन को बंद करना था। तो कब डिक्लेयर किया था ये? 26 जनवरी 2018, 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2014, 26 अगस्त 2015। कब बोला था उन लोगों ने कि क्लोज करना है? तो कब किया था? 15 अगस्त 2014 में बोल दिया गया था कि इसको क्लोज करना है, जब मतलब पहली बार मोदी जी आए थे अगर बोलूँ तो, ठीक है। और एकदम से बंद नहीं हुआ था ये थोड़े टाइम चला, उसके बाद बंद हो गया था। विच रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? आई थिंक अगर किसी बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान है तो मैंने अभी अभी बताया कि किसने इसको रिप्लेस किया था। नीति आयोग, 5 ईयर प्लान्स, उज्ज्वल योजना, ऑल ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। तो किसने इसको रिप्लेस किया है? नीति आयोग। नेक्स्ट, नीति आयोग प्रीमियम पॉलिसी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड पॉलिसी इनपुट वाइल डिज़ाइनिंग स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मतलब ये डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, साथ में रिसोर्सेज भी देता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग ऑल्सो प्रोवाइड 11 टेक्निकल एडवाइजर द सेंट्रल स्टेट। तो नीति आयोग कैसी पॉलिसी है? थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर, मतलब पहले से पॉलिसी बनाता है फिर बाद में इम्प्लीमेंट करता है, या थिंक टैंक का मतलब होता है हैंड टू हैंड सोचा और हैंड टू हैंड ही इम्प्लीमेंट किया। डिपार्टमेंटल हेड या ऑल ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। आई थिंक ये तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, थिंक टैंक होता है हैंड टू हैंड सोचो, हैंड टू हैंड आंसर दो। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? ठीक है, कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री निर्मला सीतारमन, डॉक्टर राजीव कुमार
श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चेक करते हैं कौन है इसका चेयरपर्सन, नरेंद्र मोदी जी ही है। और मेरे ख्याल से ये आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वही जो प्राइम मिनिस्टर है जो इस चीज़ को लाया, खुद ही चेयरमैन बन के बैठ गया। हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नीति आयोग? कौन है? अमिताभ कांत, श्री वी के सरस्वत, रमेश चंद्रा, डॉक्टर वी के पाहुल। तो देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत। मतलब देखो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। पहला जो चेयरपर्सन था वो कौन है? मोदी जी, ठीक है। और फिर उससे नीचे आया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो कौन है? अमिताभ कांत। रेलिवेंस ऑफ नीति आयोग, क्या ज़रूरत है नीति आयोग का? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सेकंड है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं, सारे ही हैं। हर चीज़ में आपको फेडरलिज्म चाहिए, मतलब दोनों तरफ से सुनवाई होनी चाहिए, ठीक है, एक तरफ नहीं होनी चाहिए। और 5 ईयर प्लान्स क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही थी। यहाँ पे नीति आयोग में पब्लिक और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी लाए गए। इनिशियली द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस भले ही मुंबई में है, लेकिन इस इनिशियली ये मुंबई में नहीं था। तो ये कहाँ था? तो दिल्ली में था, मुंबई था, जयपुर था, या कलकत्ता था? तो चेक करते हैं। इनिशियली ये कलकत्ता था, ठीक है। बाद में ये मुंबई शिफ्ट हो गया था 1937 में, ठीक है। सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वॉज सिचुएटेड, अभी कहाँ है? अभी मैंने बताया भी था, अगर किसी का बहुत अच्छे से ध्यान हो तो, मुंबई में, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, या चेन्नई में? तो अभी कहाँ है? अभी है मुंबई में। पहले कहाँ था? कलकत्ता में। 1937 में चेंज हो गया था। कैश रिजर्व रेशियो बताओ ऑन 3 Feb 2020। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो रिजर्व होता है, ये कुछ पैसा आरबीआई के पास रखती है दूसरे बैंक के। ये हाँ बायलैटरल पॉलिसी होती है, महीने में 2 बार चेंज होती है। तो फिलहाल 3 Feb का आपके मॉड्यूल में दिया हुआ था, तो मैंने डाल दिया। कितनी है? 1.25%, 5%, 3% या 4%? तो चेक करते हैं। ये है 4%। पर मेरा एक रिकमेंडेशन ज़रूर है गाइस, कि जब भी एग्ज़ाम देने जाओ ये न्यू नोटिफाइड रेट ज़रूर देख के जाना एक बार। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऑन 3 Feb 2020, 5.40%, 16.23%, 18.25%, 14.52%। तो चेक करते हैं कितना है? 18.25%। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो लिक्विडिटी रेशियो होता है जो बैंक्स अपने पास रखती है लिक्विड फॉर्म में, ताकि क्या हो, उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो। जब भी कोई बैंक से पैसे निकालने आए तो बैंक उसको ईजिली प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट, बैंक रेट क्या थी? बैंक रेट वैसे होती क्या है? बैंक रेट वो रेट होती है जिस पे बैंक लोन देती है, किसको? जनरल पब्लिक को, ठीक है। तो वो 3 Feb 2020 में कितनी थी? 5.18%, 8.32%, 5.40%, या 7.23%? चेक करते हैं। तो है 5.40%। और ये सब बायलैटरल है, सब चेंज होती रहती है, तो प्लीज़ इसको चेक करते रहना। रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 2 रेट होती है, ठीक है। एक होती है RRR, लिख ही देती हूँ मैं। एक होती है हमारी RRR, रेपो रेट, ठीक है। एक होती है RRR, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो RRR रिवर्स
रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, ठीक है, आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, ठीक है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें बैंक्स लोन देती है आरबीआई को, ठीक है। जब आरबीआई लोन देता है बैंक्स को तो उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। लेकिन जब बैंक्स आरबीआई को लोन देती है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। ये कितनी है 3 Feb 2020 को, 4.90, 5.90, 5.15 या 4.60, तो चेक करते हैं। $4.90। नेक्स्ट, पॉलिसी रेपो रेट ऑन 3 Feb 20, तो पॉलिसी रेपो रेट कौन सी है, ठीक है, 4.15, 5.40, 4.40, 5.15, 5.60, ठीक है। तो ये कितनी थी जो पॉलिसी, मतलब वही हो गई शायद, रिवर्स रेपो रेट हो गई 5.15। तो पॉलिसी रेपो रेट वही हो गई रिवर्स रेपो रेट एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है, लाइक बैंक अगर कोई लोन दे रही है तो कुछ परसेंटेज ऑफ जो भी चीज़ आप गिरवी रख रहे हो उसका कुछ परसेंटेज बैंक ब्लॉक करके फिर लोन देती है। लाइक बैंक ने आपको 80 लाख का लोन दिया, आपकी प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे जो 80 लाख लोन दिया, तो जो 20 लाख रुपीज़ बैंक ने अपने पास रखे, ठीक है, दैट इज़ मार्जिनल। ये इसलिए रखती है बैंक की कल को प्रॉपर्टी अगर सस्ती हो गई तो बैंक को लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना था, 5.40, 14.80, 16.23, 18.25, चेक करते हैं। 5.40। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर, कब बनी थी, एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट, कौन सा एक्ट था, April 1st 1935 और एक्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। नेक्स्ट, May 10 1947 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बनी है। थर्ड है January 5 1956 और कंपनीज एक्ट में बनी है। फोर्थ है April 5 1956 और कंपनीज एक्ट में बनी है, तो चेक करते हैं। तो आरबीआई जो है वो हमारा कौन से एक्ट के अंदर बना हुआ है, ठीक है, April 1st 1935 का आया था और आरबीआई एक्ट 1934 है। चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन का कौन चेयरपर्सन था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और मैंने अभी इसमें दूसरे तरीके से भी आपको क्वेश्चन कराया था अलग अलग नेम लेके, तो नरेंद्र मोदी था उसमें, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को ही रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन आया, तो उसमें चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर था, तो इसमें भी प्राइम मिनिस्टर होगा। नीति आयोग में भी वही है और इसमें भी वही है। ठीक है, BISEC का मतलब क्या होता है, बांग्लादेश इंडिया सिंगापुर थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, भूटान इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कॉपरेशन, बांग्लादेश इंडोनेशिया सिंगापुर थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। BIMSTEC कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच डेट, कब आया था, 6 जून 1998, 6 जून 1999, 6 जून 1997, 6 अगस्त 1996, तो चेक करते हैं। तो कब आया था, 1997 में आया था, याद रख लेना, ठीक है। और देखो इसका है ना डेट 6 इजीली याद हो जाएगी,
6 जून 1997, इसके वर्ड्स भी 7 है, BIMSTEC, ठीक है, तो 1997 याद रख लेना। एक्स ऑफिशियल कौन था नीति आयोग का मेंबर, ठीक है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारामन या ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन से मेंबर थे एक्स ऑफिशियल में? तो ये सब पहले मेंबर्स रह चुके हैं नीति आयोग के। गाइस इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और इसके चीज़ें लर्न होगी, क्योंकि सिर्फ लर्न करने की चीज़ें। हु इज़ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? चेयरपर्सन तो मोदी जी थे, अब वाइस चेयरपर्सन कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजीव कुमार, श्रीमती निर्मला सीतारमन या नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। डॉक्टर राजीव कुमार। फुल फॉर्म ऑफ सेबी, सोशल एंड एनवायरमेंटल एंटरटेनमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, सोशल एंड एनवायरमेंटल बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या नन ऑफ दी अबव। तो आंसर इज सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है, सारी ट्रेडिंग कराता है एज पर देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, के मोहंती, अजय तिवारी, जी महलिंगम या मधु भी पूरी बच। ठीक है, तो देखते हैं। तो अजय तिवारी है, ठीक है, सॉरी अजय तिवारी है, ठीक है, यहाँ से याद कर लेना। चेयरपर्सन। वोल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है? वोल टाइम मेंबर कौन है? जी महलिंगम, मधाबाई पूरी बच, SK मोहंती या ऑल ऑफ दी अबव। तो वोल टाइम मेंबर जो पूरे दिन उसमें काम करते हैं वो कौन है? सारे के सारे हैं। सेट का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज अथॉरिटी ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रायल, सोशल अथॉरिटी ट्रिब्यूनल। तो देखते हैं। आंसर इज सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये क्या होता है? ये अगर आप सेबी से परेशान हो जाते हो, सेबी आप पे कोई पेनल्टी लगा देता है, तो आप यहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हो और अगर आप सही हो तो आपकी सुनवाई भी होगी। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ CCI, कंपटीशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ कंट्रोलर ऑफ इंडिया या चीफ कमीशन ऑफ इंडिया। चेक करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये सारे कंपटीशन की चीज़ों को रेगुलेट करता है। ठीक है, जहाँ पे अभी एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट हो रहा है, लाइक लोग कंपटीशन सही तरीके से कर रहे तो ठीक है, नहीं तो दूसरों को परेशान कर रहे हैं या दूसरों का बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। इन हाउ मैनी डेज अनलिस्टेड फर्म नीड टू डिस्क्लोज अबाउट द शेयर्स प्लेज्ड बाय द प्रमोटर। अगर कोई अनलिस्टेड फर्म है, फर्म नहीं होगा ये, फर्म है, ठीक है, जो मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो सेबी उसको देखेगा भी नहीं, क्योंकि सेबी उन्हीं चीज़ों को देखता है जो कि लिस्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर उसके प्रमोटर्स के पास उसके शेयर है और वो उसको गिरवी रख रहे हैं, तो आपको कितने दिन में बताना होता है? ठीक है, 8 डेज, 19 डेज, 15 डेज, 7 डेज। ठीक है, किसको बताना होता है? MCA को बताना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। देखते हैं, 7 दिन के अंदर बताना होता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कब आया था? 14 अक्टूबर 2007, 14 अक्टूबर 2004, 14 अक्टूबर 2001, 14 अक्टूबर 2003। तो 14 अक्टूबर 2003। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक तो बनता है और शेयरिंग भी बनता है, क्योंकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है
जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डालती हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसको ज्वाइन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। चलो देखते हैं। CCI consists of chairperson and member appointed by central government। तो कितने मेंबर्स होने चाहिए इसके? भाई चेयरपर्सन तो हो गई, लेकिन उसके साथ कितने मेंबर्स होंगे? 7, 6, 9 या 15? तो चेक करते हैं। तो 6 मेंबर्स और होने चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ IBBI, इंश्योरेंस एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग बोर्ड ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दी अबव। तो देखते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो फर्म अपनी लायबिलिटीज़ को नहीं चुकाती उनसे हम इस एक्ट के थ्रू लड़ते हैं। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? डॉक्टर MS साहू, डॉक्टर नवरंग सैनी, डॉक्टर मुकुलिका विजय वर्गीय, श्री सुधाकर शुक्ला। तो चेक करते हैं। तो MS साहू इज़ द चेयरपर्सन ऑफ बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एक चार्ट बना लेना जिसमें ये लिख लेना कौन कौन किस किस का चेयरपर्सन है, तो आपको लर्न हो जाएगा। अपने बेड के जस्ट सामने लगा देना, तो क्या होगा, सुबह उठते ही देखोगे तो याद भी रहेगा। हु इज़ द वोल टाइम मेंबर ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? कौन है? डॉक्टर नरवंत सैनी, डॉक्टर मौलिका विजयवर्गीय, श्री सुधाकर शुक्ला, या ऑल ऑफ दी अबव। तो वोल टाइम मेंबर्स कौन कौन है इसके? ये सारे के सारे ही उसके वोल टाइम मेंबर्स हैं। हु ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस टाइटल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इम्पैक्ट ऑन मार्केट एंड इकोनॉमी इन न्यू दिल्ली? किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी ये कि मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है, तो ये कब किसने करवाई थी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कराई थी। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड कॉमर्स लॉ सेंटर हरीस, मैनचेस्टर कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, या ऑल ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। तो सबने ही करवाई थी मिलके, ये देखने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्यों हो रही है और मार्केट और इकोनॉमी को क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि एक कंपनी बंद होती तो सिर्फ कंपनी नहीं बंद होती, पता नहीं कितने लोगों के रोज़गार चले जाते हैं, कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट चला जाता है। एट विच रैंक इंडिया स्टैंड इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस? इंडिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन से रैंक पे है? 79, 47, 22 या 77? तो चेक करते हैं। ठीक है, 77 पे आ गया है कि इजी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। पहले 100 पे जाइए। फुल फॉर्म ऑफ ICSI, आई थिंक ये तो सबको ही आता होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड सेक्टर ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं आता तो CS करना छोड़ देना, ठीक है। तो आंसर इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, which professional body in India is responsible to develop and regulate the professionals of company secretaries? कौन कंपनी सेक्रेटरीज को बनाती है? ICSI, ICAI, MCA, IBBI? तो चेक करते हैं। द आंसर इज ICSI, और ये समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप खुद CS कर रहे हो। अंडर विच एक्ट ICSI इज सेटअप? कौन से एक्ट के अंदर CS का जो एक्ट है वो कौन सा है? चार्टेड सेक्रेटरी एक्ट 1980, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज एक्ट 1980, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, या ऑल ऑफ दी अबव? नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980।
अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द ICSI वर्क, किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोथ A and B, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो चेक करते हैं, बोथ A and B, गवर्नमेंट के भी अंदर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी है। When was the Insolvency and Bankruptcy Board of India was established and under which the provision, कब बना था और कौन से एक्ट के अंदर? 1 October 2016 Insolvency and Bankruptcy Code 2016, 2 November 2015 Insolvency Insurance and Banking Code, 3 January 2012 Civil Procedure Code, 26 January 2013 Companies Act। तो चेक करते हैं, आंसर इज 1 अक्टूबर में आया था 2016 में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है 16 का ही है। ये डेट, चेयरपर्सन, मेंबर, ये सब लिख लेना एक कॉपी में या एक पेज बना के, चार्ट बना के अपने बेड के जस्ट सामने रखना ताकि सुबह उठते ही मिल जाए। हु एट द इनॉग्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड रिसर्च फाउंडेशन एंड दैट ऑफ enhanced of Insolvency and Bankruptcy Code was one of the success story of Indian economic reform, and that it play a critical role in reshape the behavior of borrower। किसने बोला था ये? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था। वैसे बोला क्या है इसने, एक बार पढ़ लेते हैं अपन अच्छे से। हु एट द इनॉग्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन सेड दैट इनैक्टमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, इससे क्या होगा? सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडियन रिफॉर्म दैट इट प्ले अ क्रिटिकल, अच्छा मतलब रीशेप दी जाएगी, मतलब सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जो लोग सक्सेस है वो सामने आएंगे और इंसॉल्वेंट वाले निकलेंगे। तो किसने बोला था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला था, मिस्टर वेंकैया नायडू ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने बोला था, या श्री रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला था? तो देखते हैं। तो इसने बोला था वेंकैया नायडू, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को मज़ा आया हो। क्वेश्चन कुछ चीज़ें लर्न करने की थी, तो आपको 2-3 बार देखोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करो अच्छी से, ताकि आप लोग की जर्नी बहुत अच्छे से स्टार्ट होए, ठीक है। तो थैंक यू, आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। तो ओके, बाय बाय।